आप आपस में कोई बात शेयर कर रहे होते हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, तो वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये अगले बंदे का हक है कि जब वो बोल रहा है उसे गौर से सुने। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप में से भी अगर कोई बोलता है तो आपने इतने ही गौर से उसको सुनना है। क्लियर? अक्सर औकात हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम वहां सीखने के लिए क्या बैठे हुए। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमने सीखना क्या है, तो आप अल्टीमेटली कुछ भी नहीं उससे निकालते हो। अगेन वो 3, 4, 5 घंटे आप बैठते हो और घर चले जाते हो। अगेन आपकी क्लास में उसका कोई असर नहीं होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप अब यहाँ पे कितना टाइम देना है, हमने 5-6 घंटे यहाँ पे आज लगाने हैं गर्मी के अंदर। सुबह उठ के आप लोग एफर्ट करके आए हो, हम लोग एफर्ट करके आए हैं। आपका एक टाइम है, हमारा एक टाइम है, स्कूल के कुछ रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज हो रहे हैं। मोर और लेस हमने इन्हीं चीजों के ऊपर बात करना है कि इन चीजों को टैकल किस तरीके से करते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी की कोई क्यूरी रह जाए तो एंड ऑफ द सेशन आपने पूछना है कि मैंने इस चीज को मैनेज किस तरीके से करना है। क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती आप बच्चे को सिखा नहीं सकते हो। ठीक है, तो मुझसे पूछने की जो मिनिमम लिमिट है वो ये है कि अगर आपको ये भी नहीं बताना कि लेटर ए को बोलते कैसे हैं, तो आपने वो पूछना है। आपने हेजिटेट नहीं करना कि अब ये क्या कहेंगी, मैं इतना लेम से सवाल पूछ रही हूँ, ये तो मुझे जज करेंगी। ऐसे नहीं होता है। जो ट्रेनिंग्स होती है बेसिकली लर्निंग के लिए होती है। तो हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है, तो हम उस वीक एरिया को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसकी शनाख्त नहीं करेंगे और किसी को बताएंगे नहीं, तो वो आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा और आप फिर वैसे ही पढ़ाते रहते हो सारा का सारा साल। मॉडलेस हमारे टॉपिक्स ये हैं। शुरू में थोड़े से हम जेनेरिक चीजें पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि एजुकेशन अब ग्रूम हो रही है। जब हम पढ़ते थे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ के हम पूरी पीजी क्लास कर लेते थे। अब वैसे नहीं है, चीजें डिफरेंट आ गई हैं, फोनिक्स आ गए हैं, हम फॉर्मेशंस कराते हैं, ब्लेंडिंग कराते हैं, डायग्राफ्स कराते हैं। तो थोड़ी सी थेरीज भी चेंज हुई हैं। पहले हम थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि थ्योरेटिकल इन नेचर है, जो कि बैक इन द माइंड हमें पता होनी चाहिए कि हम जो चीजें करा रहे हैं उसकी रीजन क्या है, या इन चीजों पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, जो मॉडर्न स्टडीज हैं वो इस तरफ क्यों जा रही है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर टेक्निकल चीजों पे आ जाएंगे। जैसे आपके फोनिक्स हैं, उनकी ब्लेंडिंग है, फॉर्मेशन है, डायग्राफ है, मुसम्मतें क्या होती हैं उर्दू में, मुसव्वतें क्या होती हैं, अगर कोई जोड़ तोड़ है उर्दू में तो उसका रूल क्या है, अगर आपने क्लास में स्टोरी टेलिंग करनी है तो उसको किस तरीके से कराया जाता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट क्या है, वो बच्चों पे किस तरीके से असर करता है। तो हम इन चीजों की तरफ मूव करेंगे। क्या होती है डेफिनेशन सिखाने की? किसी को कोई चीज? अगेन जो न्यू चीज है, सीखने की डेफिनेशन क्या है, सीखने से मुराद क्या है? ठीक है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि मैं बच्चे को अगर लेटर ए पढ़ा रही हूँ, बच्चे ने वो सुना और उसको याद कर लिया, तो इसका मतलब उसने वो, तो उसको वो लर्न हो गया, पहचान हो, मतलब मेमोराइज कर लिया ना उसने कि लेटर ए ये है, उसकी आवाज ये है, फॉर्मेशन ये है, फोनिक ये है, तो उसने मेमोराइज कर लिया, तो वो सीखा गया। लेकिन वो तो मेमोराइजेशन नहीं हो जाती। मेमोराइज कर लिया ना मैंने, ये लेटर ये है, इसकी शक्ल ये है, इसकी फॉर्मेशन ये है, इसकी साउंड ये है। तो सीखना क्या है इस मरहले में? सीखने को कैसे डिफाइन करेंगे हम? जब हमने कोई भी चीज मेमोराइज कर ली और उसको प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने बच्चे को सिखाया कि ए टू जी तक फोनिक्स ये होते हैं। ए होता है, बी ब होता है, सी ख होता है, डी ड होता है। ठीक है, वो बाहर गया, आपकी क्लास से बाहर गया, किसी बिल बोर्ड पे उसने एक वर्ड देखा। सपोज कर लें कि वो वर्ड था कैट, और उसने अपनी बुक में कभी ये वर्ड नहीं देखा था, लेकिन बच्चे को क्या आते थे? फोनिक्स। तो बच्चे ने फौरन से उसको पढ़ा ख एट कैट। तो उस पॉइंट इन टाइम पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि बच्चे की फोनिक्स की क्या हुई है? लर्निंग। अदरवाइज बच्चा क्लास में तो वो रट्टा लगा लेता है, कैट हम उसको पढ़ा देते हैं ख एट, लेकिन मैं कोई उसको ऐसा वर्ड दे दूं जो उसकी किताब में नहीं है, वो उसको पढ़ने के काबिल नहीं होता, तो इसका मतलब है वो मेमोराइजेशन कर रहा होता है, वो लर्निंग नहीं कर रहा होता। डिफरेंस पता लगा अब? तो हमारी क्लासेस में पहला इशू ये है कि ज्यादातर चीजें हम मेमोराइज करा रहे होते हैं, बच्चा लर्न नहीं कर रहा। मैंने बच्चे को बताया
कि बिजली बचाने के ये 3 तरीके हैं। उसने क्लास में ये मेमोराइज कर लिया, वो घर गया, उसने देखा मेरे घर में एक्स्ट्रा लाइट्स होना, उसने उसको जाके स्विच ऑफ कर दिया। तो उस टाइम पॉइंट इन टाइम पे उस लेसन की क्या हुई, लर्निंग हुई। मैंने बच्चे को बताया झूठ बोलना बुरी बात है, इस्लामिक भी टीचिंग कराते हैं ना, मोरालिटी भी हम करा रहे होते हैं, तो बच्चे को बताया झूठ बोलना बुरी बात है। बच्चे के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें वो झूठ बोल सकता था लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, तो उस पॉइंट इन टाइम पे बच्चे की क्या हुई, लर्निंग। तो हम क्लास में जब भी कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो फर्स्ट हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चा उसको प्रैक्टिकली तौर पे करे। मैंने बच्चे को बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या है। बच्चा घर गया, उसकी अम्मा ने उसको 100 रुपीज दिए और बोला जाओ दुकान से जाके नूडल का एक पैक लेके आओ। बच्चे ने हिसाब किताब लगाया, मेरे पास 100 रुपया है और 25 रुपए का नूडल का पैक होता है, 100 - 25 इज इक्वल टू 75। तो बच्चे ने जब वो 75 रुपीज ला के अम्मा को दी और साथ नूडल का पैक ला के दिया, तो प्रैक्टिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की क्या हुई, लर्निंग। अभी जो हमारी एजुकेशन में सबसे ज्यादा फुकदान है वो इस चीज का है। हमारे बच्चे मेमोराइजेशन में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जब वो मैट्रिक में जाते हैं तो उनके 1000+ मार्क्स आ रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ याद करना और पेपर पे लिखना है। लेकिन वही बच्चे जब नौकरियां करने जाते हैं तो नौकरी उनको नहीं मिलती है, या वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, रीडिंग, राइटिंग, अब ये इसी सीक्वेंस में होगा। कभी आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा है? तो क्या वो जो बच्चा पैदा होता है उसकी अम्मा उसको पकड़ पकड़ के कहती है कि तुमने पंजाबी बोलनी है, या तुमने सराइकी बोलनी है, या तुमने इंग्लिश बोलनी है? क्या करता है बच्चा अपने माहौल में, जो लैंग्वेज सुनता है, जो जुबान सुनता है, लिसन करता है वो, या वो ऐसे होता है कि उसकी मम्मा कहती है रुको अभी नहीं तुमने बोलना शुरू करना, पहले मैं तुम्हें फोनिक कराऊंगी, ब्लेंडिंग कराऊंगी, फिर डायग्राफ्स कराऊंगी, फिर डिफ्थोंग्स कराऊंगी, फिर तुमने बोलना स्टार्ट करना है। ऐसे तो नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने एक कुदरती इंसान के अंदर एक नेचर रखी है कि जब कोई चीज सीखनी होती है तो सबसे पहले वो लिसन करता है, और जो अच्छे से सुन लेता है उसको हूबहू बोलना शुरू कर देता है। अगर वो पंजाबी का बच्चा है तो पंजाबी बहुत अच्छी बोलेगा, अगर वो किसी अंग्रेज कल्चर में पैदा हुआ है तो वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करानी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जो सुन लेते हो गौर से उसको बोलना आसान है, जो बोल लोगे उसको पढ़ना आसान है, जो पढ़ लोगे उसको। लेकिन मजे की बात है, हमारे स्कूल में जब पहले दिन बच्चा आता है ना तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं लिखो ए फॉर एप्पल, वेरी गुड। हम बड़े खुश हो रहते हैं, पता नहीं क्या मार्का मार दिया हमने। ठीक है, जब वो लिख लेता है फिर हम कहते हैं, फिर हम बुक खोल देते हैं फटाफट से, चलो बेटा पढ़ के दिखाओ, ए फॉर एप्पल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर हम उससे कहते हैं बोलो, फिर वो बच्चे बोलते नहीं है, फिर हम उन पे इल्जाम लगाते हैं ये तो इंट्रोवर्ट है, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, इसका तो दिल ही नहीं करता पढ़ने को, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, जो हमारे एक्सक्यूजेज हैं। और फिर हम कहते हैं सुनो, फिर बच्चा सुनता नहीं है। तो हमने बिल्कुल जो ऐसे शिफ्ट मारना था ना, बाकी ऐसे यूटर्न मारा 90 डिग्री शिफ्ट ऊपर, क्योंकि हम तो ना साइंस को मानते हैं, ना रिसर्च को मानते हैं, ना कुदरत को मानते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो कि हम पहले दिन बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, और फोनिक्स के साथ रीडिंग करा देते हैं। ठीक है, लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, रीडिंग एंड देन राइटिंग। अब राइटिंग फिर हमने अगेन, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी अल्टीमेटली बच्चे के जहन में एक फ्रेमवर्क आ जाता है, उसके लिए लिखना आसान हो जाता है। अब हमारी क्लास का जो डीएलपी होता है ना, ये लेसन प्लान होता है, ये टाइम होता है ज्यादातर, उसमें बच्चा 90% क्या करता है, लिखता है। ऐसे ही है, ज्यादातर टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे बोलते नहीं है? आप तो उसको लिखना सिखा ही जा रहे हो ना 90% ऑफ द टाइम, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं बच्चे बोलते नहीं है? बच्चे जवाब नहीं देते, बच्चे कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं बच्चों को, कहते हैं ना। तो जब आप उसको सिखा ही नहीं रहे तो फिर हम ये क्यों डिमांड करते हैं उनसे?
इस सीक्वेंस को देने के ना 3-4 वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा अल्लाह ताला ने कुदरती सीखने का जो अमल है ना वो इसी सीक्वेंस में बनाया हुआ है। दूसरी रीजन ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी मार्केट को विजिट करें या अपनी डेली लाइफ को ही देखें, आप अपनी डेली लाइफ को देखें, जो 3 स्किल्स सबसे ज्यादा एक इंसान की जिंदगी में यूज होती हैं उसमें सबसे पहले लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है। हम डेली बेसिस पे जिंदगी का बहुत कम हिस्सा राइटिंग पे गुजारते हैं। हम राइटिंग सिर्फ हस्बे जरूरत कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, मैं आज ट्रेनर हूं तो ज्यादातर काम मेरा क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। लिखने वाला काम तो है ही नहीं। जब से स्लाइड्स आ गई, प्रेजेंटेशन आ गई, बोर्ड पे ट्रेनर बेयरली कुछ लिखता है। ऐसे ही है। लेकिन फिर हम क्या कराई जा रहे हैं? राइटिंग कराई जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जो चीज हमारी जिंदगी में इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम होती है, हम क्लास का 90% हिस्सा उस पर क्यों एलोकेट करते हैं? वेरी गुड, मैं इस सवाल के इंतजार में थी कि ये कब आएगा। पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वक्त के तकाजों के साथ हमारी जो ये स्किल है इसकी जरूरत कम होती जा रही है और इनकी जरूरत ज्यादा होती जा रही है। बच्चे का नुकसान तब होता है जब उसको वो चीज सिखा रहे हैं जिसकी फ्यूचर में जरूरत ही नहीं होगी। जब ये वाले बच्चे और बड़े होंगे, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, हम और ज्यादा लैपटॉप्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने राइटिंग को छोड़ना है। मेरा आपसे इख्तलाफ सिर्फ एक बात पे है कि 90% टाइम इसको हम क्यों दे रहे हैं? अपने लेसन को डिवाइड करें इक्वल रेशो में। हमारे पास 100% है ना टाइम, 25% लिसनिंग कराएं, 25% स्पीकिंग कराएं, 25% रीडिंग कराएं और 25% ही राइटिंग कराएं। अल्टीमेटली इनकी रेशो 75% हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और इसकी उतनी ही होगी जितनी जरूरत है हमें। दोबारा से समराइज करते हैं इसको, 25% लिसनिंग, 25% स्पीकिंग, 25% रीडिंग और 25% ही राइटिंग। अगर आप छोटी क्लासेस की बात कर रहे हो तो वहां पे तो जो डीएलपीज होते हैं ना वो डे वाइज बने ही इसी पैटर्न पे होते हैं। जब आप अपना डीएलपी अब डेवलप करोगे ना, ये सिर्फ पढ़ाने के हवाले से नहीं, जब आप अपना डीएलपी डेवलप करोगे अब आपने उसको इसी तरीके से डेवलप करना है कि डेली बेसिस में आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों पोर्शन आ रहे हो। क्योंकि आप कोई और तरीका फॉलो कर रहे थे इस वजह से सिर्फ राइटिंग वाले पे हो गए। लेकिन डेफिनेटली जब आप पैटर्न चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये थ्योरी है ना जिसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे, तो हम फिर डीएलपी बनाने का तरीका भी चेंज करेंगे। तो पहले मैं वो एक्टिविटीज डालूंगी जो लिसनिंग पे होंगी, फिर स्पीकिंग वाली डालूंगी, फिर रीडिंग वाली डालूंगी और फिर राइटिंग वाली डालूंगी। ठीक, एक क्वेश्चन करती हूँ, आपने मुझे उसका जवाब देना है। अगर हमारे पास 2 पर्सनैलिटीज हो, मैं बोलूं कि हमारी पहली पर्सनैलिटी आतिफ असलम और दूसरी आइंस्टाइन, तो इन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है ज्यादा? सब ये कहते हैं आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन है, ठीक हो गया। वजह क्यों लगता है हमें ऐसे? उसकी इजाजत सबको पता है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है? और क्या है? ठीक है, चलें जी, फर्ज कर लें आइंस्टाइन साहब जिंदा होते आज। मैं उन्हें कहती कि आपने मुझे आतिफ असलम जैसा म्यूजिक बना के देना है और लिरिक्स और कंपोजिशंस और साउंड ऐसी होनी चाहिए कि मैं 10,000 बंदा भी आपके सामने खड़ा कर दूं ना और आप वो गाना गाएं तो वो झूमना चाहिए उस पे। तो क्या आइंस्टाइन मुझे वो म्यूजिक बना के दे देते? फर्ज कर रहे हैं ना, फर्ज कर लें, ठीक है। यहां से ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। सिमिलरली अगर आतिफ असलम है, मैं उसको कहूँ कि आप बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हो, बड़ा आपको वेस्ट मीडिया और एशियन मीडिया बहुत मानता है, तो आपने ना मुझे आइंस्टाइन जैसी थ्योरी बना के देनी है और उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो क्या आतिफ असलम ये काम कर सकता है? लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कंपोजिशन को मिलाना, सुर को मिलाना, वर्ड्स को देखना, कि एक इंसान वो गाना सुनता है और वो शायद रोने लग पड़ता है, एक इंसान वो गाना सुनता है वो हंसने लग पड़ता है, एक इंसान वो गाना सुनता है वो उदास फील करता है, तो क्या ये एक पावर नहीं है? क्या ये एक इन्फ्लुएंस नहीं है? मैं तो नहीं कर सकती, मैं भी आप बात करूं आप सब रोना शुरू कर दें। तो इट इज अ स्किल। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि दोनों ही लोग इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनकी जो फील्ड है वो अलग अलग है।
आतिफ असलम आइंस्टाइन नहीं बन सकता, आइंस्टाइन आतिफ असलम नहीं बन सकता। इसी तरह हमारी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब इंटेलिजेंट हैं, बस होता ये है कि उनकी इंटेलिजेंस की जो डोमेन होती है वो मुख्तलिफ होती है। जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं होगा वो साइंस में अच्छा होगा, साइंस में अच्छा नहीं होगा मैथ्स में अच्छा होगा, मैथ्स में अच्छा नहीं होगा स्पोर्ट्स में बहुत एक्सीलेंट होगा। तो हम आज के बाद तो ये सेंटेंस यूज कर ही नहीं सकते कि तुम नकम्मे हो। शायद वो इस चीज में अच्छा नहीं है लेकिन किसी और चीज में वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो बच्चे जो कि सेल्फ अवेयर होते हैं, जिनको अपने बारे में बहुत चीजें पता होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत माइनर से सवाल है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, बच्चे क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, पुलिस में जाना है। कुछ बच्चे कहेंगे सुपरमैन बनना है, कोई बच्चे कहेंगे स्पाइडरमैन बनना है, सही है। अब वही बच्चा जिसको मैं कहूंगा आपने डॉक्टर तो ठीक है आपने चूज कर लिया, ऑप्शन है ना बच्चे के पास बहुत सारे, उसने उसमें से डिसीजन मेकिंग की कि मैंने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है मैंने। अब मैं बच्चे से पूछूं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, तो आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो, तो बच्चे इस पे क्या जवाब देते हैं? मामा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बहन को देखा है। इसका मतलब है बच्चा चूज तो कर ले लेकिन उसकी अपनी कोई सोच उसके पीछे नहीं है। लेकिन बहुत सारे रेयर केसेस में बच्चे आपको ये जवाब देंगे कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि वो हेल्प करते हैं लोगों की और मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। इसका मतलब उसका ब्रेन अब काम कर रहा है, अब वो बच्चा सोचता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप्ड है। इसी तरह बच्चे छोटी एज में बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन कर रहे होते हैं। बच्चों के डिसीजन कोई बड़े तो नहीं होंगे ना हमारे जैसे, उनके तो छोटे छोटे डिसीजन है और वहीं से वो डिसीजन मेकिंग सीखते हैं कि फैसले कैसे करने हैं और अच्छे फैसले कैसे करने हैं। तो यहाँ से एक स्किल पैदा होती है जो कि इंटरपर्सनल स्किल। अगली आ जाती है इंटरपर्सनल। इनमें आर ए है एक में और एक में ई आर है। ये स्पेलिंग देखेंगे ना, ये आर ए है और ये ई आर है। यहाँ पे किसी ने कहा कि मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कि अपने आप में रहता है, इंट्रोवर्ट है, ऐसी है, ऐसे होता है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। एक बच्चा होगा वो ब्रेक टाइम निकलेगा, उसके पीछे 4 बच्चे होंगे, वो ऐसे डॉन बन के दरमियान में घूमे होता है। उसको आपसे काम निकलवाना है, उसको पता है कि मैंने किस टोन में क्या लहजे में मिस से क्या बात करनी है और मिस मेरी बात मान लेंगे। बड़े प्यार से आता है जब उसको काम, मैम प्लीज कर दे ना, मैम मान जाए ना। और उसको अगर 4 लोगों से काम निकलवाना है तो उसको ये भी पता होता है कि मैंने इन 4 लोगों से अपना काम किस तरीके से निकलवाना है, क्योंकि उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको ना पता हो कि इन 30 टीचर से काम किस तरीके से लेना है, ये स्कूल चल सकता है? तो ये एक इंटेलिजेंस ही हुई ना एक बंदे की। आपके कोऑर्डिनेटर्स को ना पता हो आपसे काम कैसे लेना है, आपसे बात कैसे मनवानी है, और छोटे लेवल पे आ जाए, आपको ना पता हो कि अपने बच्चों से काम कैसे लेना है, तो क्या आप उन्हें ठीक तरीके से पढ़ा सकते हो? तो जिस बंदे में ये स्किल होती है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसमें। आप आज के दौर की जितनी नौकरियां उठा के देख लें, सबसे पहली स्किल जो आपसे डिमांड करेंगे वो कहेंगे आपको सोशलाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अपने लोगों से काम कैसे निकलवाना है। जितने भी आपकी बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, लोगों से बस काम निकलवाना आता है उन्हें, और वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से फॉल कर रहे होते हैं। इसी तरह ये स्किल हमने शुरू से ही प्ले ग्रुप से ही बच्चों में बिल्ड करना शुरू करनी है। आगे आ जाती है लिंग्विस्टिक वर्बल। वो लोग जो लफ्जों के साथ, वोकैबुलरी के साथ, अल्फाजों के साथ इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमारे पोइट्स हैं, शेक्सपियर है, मिर्जा गालिब हैं, इलामा इकबाल हैं। हमारी जिंदगी के लफ्ज से ना बड़े कॉमन से, उनको कहाँ से उठा के कहाँ रख देते हैं, इतना खूबसूरत मतलब निकलता है कि इन्फ्लुएंस होते हैं हम। ऐसे ही है। इसी तरह आपके जो बच्चे होते हैं नेचुरली कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में बहुत एक्सीलेंट होते हैं, उनकी वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने उस इंटेलिजेंस पे भी बच्चे की काम करना होता है। फिर आ जाती है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल वो लोग जो मैथ्स के साथ बहुत अच्छे, आपके बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, किस तरह वो करोड़ों का हिसाब किताब फटाफट करके दे देते हैं। हमारे पास तो 10,000 पे भी हो तो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि कैसे संभालूं मैं इसको, किधर रखूं। तो इसका मतलब उस बंदे की इंटेलिजेंस है विद नंबर्स, वो नंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और मैनेज करना उसको पता है कैसे करना है।
फिर हमारे पास आ जाती है स्पेशल इंटेलिजेंस। बहुत सारे आपके ऐसे शोबे हैं जो कि नेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग जो लोग कर रहे होते हैं कि आज कितनी गर्मी होगी, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, बारिश कब आएगी, सर्दी कब होगी, नेचर है ना। और बड़ी कॉमन एग्जांपल फार्मर्स, किसान हमारे। मैं बहुत बड़ी ट्रेनर बन भी जाऊं, मुझे कहें आप काश्तकारी करके दिखा दें, मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक किसान को पता है कि उसने कितना बीज लगाना है, कितना पानी देना है, कौन सी खाद देनी है, किस मौसम में लगाना है, कब इसको काटना है, कब इसका बड निकलेगा, उससे फ्लावर कब निकलेगा, वो ब्लूम कब होगा, मुझे इसका फल कब मिलेगा। तो ये हर बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब है शायद वो किसान कभी स्कूल में नहीं गया है, लेकिन उसकी लर्निंग है और वो इंटेलिजेंट है। और लास्टली हमारी आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स में बहुत एक्सीलेंट है। आपको क्या लगता है कि आप बस टीवी पे चीखते हो छक्का 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 और छक्का लग जाता है? बॉडी को लर्न कराते हैं, आपकी मसल को सिखाते हैं वो सालों साल कि आपने इतनी जोर से मारना है, इतनी कम मारना है। कभी कभी आपने छक्का रोकना भी होता है ना स्पोर्ट्स में कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी छक्का नहीं लगना चाहिए, राइट। तो उनकी बॉडी लर्न कर रही होती है, क्योंकि हमारे जिस्म का हर हिस्सा सीखता है वक्त के साथ। चाहे वो हमारा एक मसल है, हमारा ब्रेन है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हम इन सबको ट्रेन कर रहे हैं। तो बेसिकली बच्चे को भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो ये 8 किस्म की इंटेलिजेंस है जो हमारे बच्चों में पाई जाती है। आपको मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप अपना टीचिंग मेथड डिवाइस करें। अगेन जो बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो पोइम से सीखेगा, उसको हम लेटर ए की पोइम कराएंगे वो जल्दी सीख जाएगा। जो बॉडीली काइनेस्थेटिक पे है, फिजिकल लर्नर है, वो किससे सीखेगा, फिजिकल एक्टिविटी से। उसको मैं बिठा के नहीं पढ़ा सकती हूँ। स्पेशली छोटी क्लासेस में हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो मैं इनको कहती हूँ फुदकने वाले बच्चे। वो अपनी सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, जितना मर्जी अच्छा लेक्चर दे दे दुनिया के, वो सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। और उनको मैनेज करने का सिर्फ वाहिद तरीका है कि उनकी जो एनर्जी है ना बॉडी में, उसको आप प्रोडक्टिवली यूज करें, उसको किसी ऐसे काम में लगाएं जो कि फिजिकल इन नेचर हो लेकिन उसमें एजुकेशन भी हो। तो हमारी क्लास में सब बच्चे किसी न किसी इंटेलिजेंस पे फॉल करते हैं। एज अ टीचर आपने देखना है आपके बच्चे कौन से इंटेलिजेंस पे हैं, फिर उसको उसके हिसाब से सिखाना है। हमारी क्लास में बच्चे 3 तरीके से लर्नर्स होते हैं। हम कहते हैं 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के, ठीक है। विजुअल लर्नर्स, वो बच्चे जो तस्वीरों से सीखते हैं। काइनेस्थेटिक्स लर्नर, वो बच्चे जो फिजिकल मूवमेंट से सीखते हैं, हरकत से सीखते हैं। एंड देन ऑडिटरी लर्नर्स, जो कि सुन के सीखते हैं। तो आपका जो लेक्चर होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन तीनों स्किल्स का। उसमें विजन भी हो, उसमें साउंड भी हो और उसमें साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी हो। क्योंकि आज आप बैठेंगे ना, आपको पता लगेगा कि क्लास में बैठना कितना मुश्किल है। जो बंदा यहाँ खड़ा होता है ना, उसका टाइम जल्दी गुजरता है क्योंकि वो कोई ना कोई काम करवा रहा है। बच्चे बैठे होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ वक्त के बाद हम उनको थोड़ा सा वार्म अप करें, उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिससे उनकी अटेंशन दोबारा हो। क्योंकि हमारे ब्रेन करने की काम करने की एक कैपेसिटी है। हम सबका ब्रेन, हम इतने बड़े हो गए फिर भी 30 मिनट से ज्यादा हम अटेंशन नहीं दे सकते हैं। बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसकी अटेंशन स्पैन हमसे भी कम होता है। तो ये सारी चीजें करते हुए हमने उसको पढ़ाना भी है, उसकी साइकी को अंडरस्टैंड भी करना है और इन चीजों को इंटीग्रेट भी करना है। फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, जिस्मानी नशो नमा ना। और जिस्मानी नशो नमा में बेसिकली मसल्स है हमारे, क्योंकि बच्चे के मसल भी बड़े हो रहे हैं, ऐसे ही है। तो एक तो हमारा तरीका हो जाता है स्पोर्ट्स। आपकी जो राइटिंग है वो भी बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की। राइटिंग में कौन से मसल यूज हो रहे हैं, हाथ के। जब बच्चा छोटा है इसका मतलब ये है उसके ये वाले मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए, कमजोर हैं, ऐसे ही है। आपके ज्यादातर बच्चे जो प्ले में जिनको लिखने में मुश्किल आ रही होती है, उसकी पहली वजह ये होती है कि उनके ये वाले मसल्स कमजोर हैं। और हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि मसल कमजोर होने के साथ ही हम उसको पेंसिल पकड़ा देते हैं, जिसको वो शायद ग्रिप करने के भी काबिल नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये राइटिंग के स्टेप है जो मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, ये लिख लें। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप उसको प्री राइटिंग एक्टिविटीज कराएं। लिखवाने से पहले आपने प्री राइटिंग एक्टिविटीज करानी है। प्री का मतलब है लिखने से पहले।
ठीक है। अब प्री राइटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? आपकी किताबों के ऊपर ट्रेसिंग एक्टिविटीज होती हैं ऐसे ऐसे वाली, एक तो होगी वो, कुछ और भी होती हैं, जैसे थोड़ी सी फिजिकल नेचर अगर हम बात करें, एक आपकी स्ट्रेस बॉल होती है जिसको आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपकी प्री राइटिंग एक्टिविटी है, उससे बच्चे के ये वाले मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। बच्चा जब कलरिंग करता है वो भी उसकी प्री राइटिंग एक्टिविटी होती है। कौन से मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं? हैंड्स के मसल। बच्चा जब अपनी शर्ट के बटन बंद करता है, कौन से मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं? बच्चा जब अपने लेसेस टाई करता है, कौन से मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं? बच्चा जब जिप बंद करता है, कौन से मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं? 10,000 और निकालने इस तरह की एक्टिविटीज जिससे बच्चे के ये मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइटिंग, जब पहला दिन बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में, पहला एक हफ्ता आपने उसको लिखवाना नहीं है, सिर्फ प्री राइटिंग एक्टिविटीज कराएंगे। नेक्स्ट वीक जब आप बच्चे को राइटिंग करा रहे होगे, फिर आप उसको ट्रेसिंग पे ले जाओगे, फुल वाली जो ट्रेसिंग होती है हमारी, ठीक है। और हम लोअर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे, अपर केस से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमेशा प्ले ग्रुप में आपका लोअर केस लेटर होना चाहिए, राइटिंग में अपर केस नहीं होना चाहिए। रीजन इसकी क्या है, राइटिंग में क्यों ऐसे हम कहते हैं? आपका जो बच्चा होता है जो भी स्कूल नहीं गया होता, आप उसके हाथ में कोई पेन दो, कोई पेंसिल दो, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है? क्या ड्रॉ करता है? कर्व्स, तिरछी लाइनें, आड़ी टेढ़ी लाइनें ड्रॉ करता है, सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ। ये एक मिथ है कि हमें लगता है कि बच्चे के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करना इजी है। बच्चे के लिए कर्व ड्रॉ करना ज्यादा इजी होता है। तो हम बच्चे को जब कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो इजी टू डिफिकल्ट, तो इसलिए जब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है ट्रेसिंग का, तो आप लोअर केस स्टार्ट करोगे, नर्सरी में जाके लोअर केस और अपर केस दोनों कराओगे, क्योंकि तब तक बच्चे के मसल इतने डेवलप हो जाएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देगा, सीख नहीं जाएगा, शुरू कर देगा। है इजी टू डिफिकल्ट, पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज, फिर ट्रेसिंग, फिर डॉट्स को कम कर दे, फिर 2 डॉट्स पे चले जाएं, 1 डॉट पे चले जाएं, और फिर उसको इंडिपेंडेंट राइटिंग पे लेके आए। अगर इस स्टेप से आप बच्चों को करा रहे होते हो, आपके 90% बच्चे राइटिंग कर लेते हैं, उनकी राइटिंग डेवलप हो जाती है। बहुत कोई इक्का दुक्का बच्चा होता है जिसका शायद कोई स्वेयर मेंटल इशू हो, या कोई और इशू हो, या टेंशन का इशू हो, या और कोई मसला, और बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड ना हो। रादर देन दैट आपके ज्यादातर बच्चे इसमें कवर हो जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में हम 2 स्किल्स सिखा रहे होते हैं, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन एंड, ये लिख लें, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो तमाम काम जो हम अपने बॉडी के छोटे मसल्स को इस्तेमाल करते हुए करते हैं, हम उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, हमारे हाथ के मसल छोटे हैं ना, इसी तरह हम तमाम काम अपनी आंखों के मसल से जो करते हैं वो भी फाइन मोटर स्किल्स में जाती है, क्योंकि हमारी आंखों के मसल भी छोटे होते हैं, ठीक है। और वो तमाम काम जो हम अपनी बॉडी के बड़े मसल्स को इस्तेमाल करते हुए करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे चलना, भागना, किताब को पकड़ना, दरवाजे को बंद करना, ये वही छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपकी क्लास में हो रही होती हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। मैंने क्या, तो हम बच्चों के दोनों डेवलप कराते हैं, फाइन भी और ग्रॉस भी। तो इसलिए हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज कराएं। आपके बहुत सारे बच्चे सही तरीके से चल ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि अगेन बच्चा ग्रो हो रहा है, उसने भी चलना सीखना है। तो हमने उसको क्लमजी वाला चलना नहीं सिखाना, हमने उसके मसल को इतना अच्छा ट्रेन कराना है कि वो स्ट्रेट सीधा चले। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम उसकी फाइन मोटर स्किल्स को भी बनाएंगे और उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी बनाएंगे। लास्ट में जो हमारी आखिरी कॉम्पिटेंसी है दैट इज बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कि डेली हमारे यूज हो रही होती हैं। और मजे की बात है, हमारी वो दादी जिसने शायद पीजी भी नहीं पढ़ी है उसको भी आता है, क्योंकि हर चीज स्कूल नहीं सिखा रहा होता, बहुत सारी चीजें हम अपने माशरे से भी सीख रहे होते हैं। कुरान जब सीखते हैं, आपको मजे की बात एक बताती हूँ, जो फोनिक्स का कंसेप्ट है ना, ये अंग्रेजों ने नहीं दिया हुआ,
ये कुरान से आया हुआ है। आप जब कुरान सीखते हैं तो पहले आवाजें सीखते हैं ना, अलीफ बा पा ता, और उसके बाद कारी साहब हमें सिखाते हैं कि इनको ब्लेंड कैसे करना है। फिर हमें रूल सिखाते हैं जेर जबर पेश कहाँ पे आएगी, कहाँ पे लंबा होगा, कहाँ पे छोटा होगा, और फिर हम सिर्फ उस जनरल रूल को लेके बच्चा पूरा का पूरा कुरान पढ़ लेता है। सेम हम इंग्लिश में कर रहे हैं, सेम हम उर्दू के साथ कर रहे हैं। आवाजें हैं, उनको जोड़ तोड़ करना है और बच्चा उसको सीख रहा होता है। तो जब लहक होती है, जब उसको हम रिदम में पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है। इसलिए पॉइंट्स कराया करें ज्यादा से ज्यादा। बिग इशू, हम चीजों को चेंज नहीं करते। आज का जो बच्चा है उसको इजी चीजें पसंद, उसको चैलेंज चाहिए। इतनी सी चीज तो वैसे चुटकियों में सीख लेता है, उसके लिए तो ये कोई टास्क ही नहीं है। वो 2 दिन करेगा, तीसरे दिन पोइम पे भी चुप करके बैठा होगा कि क्या रोज ही ये कि पोइम पढ़ाते रहते हैं मुझे। तो आपने थोड़ी सी ऐसे पॉइंट्स रिसर्च करें। गूगल पे 10,000 चैनल हैं, छोड़ दें गूगल, टिकटॉक पे 10,000 चैनल है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स बैठ के आपको अच्छी अच्छी पॉइंट्स बता रहे होते हैं। वो निकालें, बच्चों को वो कराया करें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब एलिमेंट आ जाता है उसपे। टंग ट्विस्टर क्या होता है? टंग ट्विस्टर क्या होता है? क्या? एक चीज को काफी टाइम रिपीट करना। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जुबान आती है लेकिन उनके बोलते बोलते जुबान रोल कर जाती है, जिसकी वजह से लफ्ज सही से बाहर नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए जो हल निकाला हुआ है इसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सेम आवाज से शुरू होने वाले लफ्ज इकट्ठे रख दिए जाते हैं और वो बोलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप उसको बार बार बोलते हो, आपका माउथ ट्रेन हो जाता है और आपकी स्पोकन अच्छी होती है। चाहे बच्चा है, उसकी पूरी जिंदगी है, उसकी पूरी जिंदगी आपने आगे उसको, आप उसके लिए रोल मॉडल हो। आप उसको आज अच्छा फीड कर दोगे, वो अच्छा बन जाएगा। बुरा फीड कर दोगे, बुरा बन जाएगा। और आपका क़यामत के वाले दिन हिसाब होना है इस चीज का। तो अगर आप नहीं कर सकते हो, छोड़ दो भी, किसी बच्चे की लाइफ बर्बाद। और अगर कर ही रहे हो, चाहे मजबूरन कर रहे हो, चाहे शौक से कर रहे हो, चीजों को सीख के करो, मजा आएगा। डेली बेस पे खुद भी इंजॉय करोगे, अपने आप को भी मेंटल सुकून मिलेगा और जिसको दे रहे हो कुछ, उसका भी सवाब मिलेगा। ठीक है? तो ये तो मुझे लगता है क्लेम एक्सक्यूज है बस। अच्छा जी, लास्ट चीज है। इसके बाद लेटर ए पे हम स्टोरी कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी बुक का एक पेज है और मैंने इस पे स्टोरी जनरेट करनी है। ठीक है? तो हम स्टोरी इसकी ऐसे बना सकते हैं। Once upon a time, there was an apple who was dancing in the air and hanging on a tree. एक दफा का जिक्र है, एक सेब एक दरख्त पे लगा हुआ था और वह हवा में डांस कर रहा था। और डांस करते करते वो बोल रहा था ए ए ए। क्या बोल रहा था? अचानक से हवा का एक झोंका आया और उसने एप्पल को हिट किया। एप्पल धड़म से जमीन पे गिर गया। और पता है, जैसे वो नीचे गिरा उसने बोला आउच, आई फेल डाउन। एप्पल की धड़म से गिरने की आवाज जब पास खड़ी हुई एंट्स की आर्मी ने सुनी तो एंट्स की आर्मी उसकी तरफ मार्च करने लगी। और आपको पता है आर्मी कैसे मार्च करती है? एप्पल डर गया क्योंकि एप्पल को पता था जो एंट्स की आर्मी है मुझे खा जाएगी। अब ना आर्मी ने ऐसे ऐसे चलते चलते एप्पल के ऊपर क्रॉल करना शुरू कर दिया। और आपको पता है आर्मी जो होती है उनके पास तो वेपन्स भी होते हैं, होता है ना ऐसे। तो हमारी जो एंट्स की आर्मी थी ना, उनके पास 2 वेपन्स थे। एक थी उनके पास एक्स और दूसरे थे उनके पास एरोज। अब जो एंट्स थी ना, उन्होंने एक्स मार मार के एप्पल को खाना शुरू कर दिया। एप्पल ने जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाई, हेल्प मी, सेव मी। एप्पल की चीखने की आवाज जब आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन पे एलिगेटर ने सुनी तो वो एप्पल की मदद के लिए दौड़ा। उसने देखा एक बेचारा एप्पल है, उसके ऊपर बहुत सारी एंट्स क्रॉल कर रही हैं और वो उसको खा रही हैं। उसने कहा मुझे एप्पल की हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे ही एंट्स की आर्मी ने देखा कि एलिगेटर एप्पल की हेल्प करने लगा, उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने अपने एरोज यूं निकाले और एलिगेटर को मारने लगी। क्योंकि एक्स तो दूर तक नहीं जाती है ना,
लेकिन जो एरो है वो कितनी दूर तक जा सकता है, तो वो उसको एरो से मारने लगी। लेकिन एलिगेटर ने ये सोच लिया था कि मैं एप्पल की हेल्प जरूर करूंगा। तो एलिगेटर ने एरोप्लेन से एक रस्सी नीचे फेंकी और एप्पल को ऊपर बड़ी बहादुरी से खींच लिया। अब आपको पता है एंड्स कैसे मारी थी एप्पल को, बताएं मुझे जरा। एक्स के साथ। तो एप्पल का तो खून भी निकला होगा और उसको तो चोट भी लगी होगी। जब एलिगेटर ने एप्पल को इतना जख्मी देखा तो एलिगेटर ने फौरन से अपने दोस्त एंजल को कॉल मिलाई और कहा, क्योंकि वो डॉक्टर था, तो कहा जल्दी से आ जाओ, मेरा दोस्त जख्मी है तो इसको हमने ठीक करना है। तो एंजल आया, उसने एप्पल को मेडिसिन दी और उसको पट्टियां लगाई और एप्पल दोबारा से ठीक हो गया। एप्पल ने एंजल और एलिगेटर का शुक्रिया अदा किया और अपने घर को चल दिया। अब इसमें जब हम लेटर करा रहे हैं, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, लिसनिंग करा रही हूँ सिर्फ। देखें कितनी वोकैबुलरी है, उतनी तो आपकी बुक पे नहीं है। एप्पल, एलिगेटर, एरोप्लेन, इंग्लिश के कितने वर्ड्स आ गए, हेल्प मी, सेव मी, इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं। बच्चे को पता लगता है कि जब मैं मुसीबत में हूँ मैंने हेल्प के लिए कॉल कैसे करनी है, अगर किसी ने मुझे सेव किया तो मैंने उसका शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, बहुत सारे लफ्ज और उर्दू के, क्योंकि उर्दू की जुबान हमने सिखानी है, हम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस रहते हैं। उर्दू के कितने वर्ड्स आ गए, रस्सी, महफूज करना, और जो ए वो कर रहा था वो फोनिक था उसका, एप्पल, फोनिक का भी आपने टच दे दिया। तो अगेन कम टाइम के अंदर ज्यादा अटेंशन के साथ मैक्सिमम काम हमने करा दिए। अब आगे जितना भी काम होना है रीइंफोर्समेंट 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 होगी। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि स्टोरीज आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अपर क्लासेस के लिए भी होती हैं स्टोरीज। हम कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ पढ़ा रहे हो, उस पर स्टोरी बना सकते हो, लेकिन आपने स्टोरी टेलिंग को लाजमी इंटीग्रेट करना है, क्योंकि उसका असर बच्चे के ज़हन पे ज्यादा जल्दी होता है।